बिल्कुल ही एक डर का माहौल पैदा किया गया था। जहाँ इलेक्शन हुई उन्होंने काया पलट कर दी एंड आई वाज सेकंड इन द ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट। ये तो हो ही नहीं सकती तुम्हारी तरह। आजकल के लड़के या तो एक्टर बनना चाहते हैं या वो आर्मी में जाना चाहते हैं। और मैंने पूरा कारगिल में तोपें गड़गड़ाती देखी हैं। आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ऑफिसर्स ऑन द साउथ सियाचिन ग्लेशियर। पूरे बदन की सारी हड्डियां तोड़ दी बट मार मार के। पूरे बदन पे सिगरेट के जलने के निशान थे। फाइनली ये जो एमपीएस चौधरी था, इसकी दोनों आंखें बेनेट से बाहर निकाल दी टाइम मैगजीन के ऊपर। और जिस भी हालत में बेटा था, माँ ने पहचान लिया। और मैंने एक बार नहीं देखी है बेटा, मैंने तो अनेकों बार देखी। मेरा तो कुछ सितारा ही ऐसा रहा कि एक के बाद एक के बाद एक लड़ाई का मैदान मैंने देखा है। एंड आई वाज कमांडिंग अ सिख कंपनी अगेंस्ट खालिस्तानी टेररिस्ट। कई हमारी पलटनों में बगावत हो चुकी थी सिख पलटन। वो इतना भावुक हो गए थे उनको। सर, खालिस्तानियों को पाकिस्तान आईएसआई मदद कर रहा बिल्कुल है, कर रही कोशिश है, कर रहा है बिल्कुल। लगातार। क्यों नहीं कर रही? वो तो वहाँ से ड्रोन्स के साथ ड्रग्स भेज रही है, एमुनेशन भेज रही है, आईडीज भेज रही है, हथियार भेज रही है। 2001 से लेके 2005 हमने सुपर सैचुरेट किया कश्मीर को विद ट्रूप्स और कमर तोड़ दी हमने, बिल्कुल ख़त्म करके आए थे। तो साहब देखिए, ऐसा है कि कुरान शरीफ में साफ लिखा है कि जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए। राइट? तो हम 6 फुट 4 इंच के बंदे को हमने बुर्का पहना दिया। बुर्का पहनाया। वो यहाँ तक आता था, उसकी बालों वाली टांगे नीचे दिख रही थी। तो ये टेररिस्ट देख रहे थे, तो हम इनकी मॉनिटर करते रहते हैं ट्रांसमिशन। ओए ओए अब्दुल अब्दुल, हाँ बोले ये फौज जा रही है, फौज जा रही है। बोले और कुछ भी करियो भाई, हिंदू मत मारियो, ये तो पागल कुत्ते की तरह वापस आ जाएंगे ये लोग सारे के सारे। सर, क्या बाउंड्रीज बदलेंगी? पीओके आएगा क्या एज अ आर्मी वेटरन? आपको क्या लगता है? क्योंकि If we are पॉलिटिकल चीजें तो हम if we are a self-respecting people, it should come back, and the faster the better, and the faster the better. इट कुड बी हैपन, इज इट पॉसिबल? Why not? If Bangladesh could happen, why can't this surrender करवाया? शाम को सरेंडर हुआ, आंखों से आंसू झरझर गिर रहे नियाजी साहब के, और उसने साइन किया वहाँ पे और अपनी पिस्टल हैंड ओवर करी जगजीत सिंह अरोड़ा को। गार्ड ऑफ ऑनर दिया पाकिस्तान की फौज ने, जनरल अरोड़ा। जब अब आप एक फंडा आ गया है कि साहब काटो 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 काट दो, आपको ज़रूरत पड़ेगी। और इस काटने का क्या फ़र्क अमेरिका के बॉर्डर पे कनाडा और मेक्सिको है, आपके बॉर्डर पे चीन और पाकिस्तान है। नॉलेज के साथ मैन पावर भी चाहिए। ये इधर और इक्वेशन बनाना बहुत गलत है कि इधर मैन पावर और टेक्नोलॉजी। आई एम सॉरी, इट डजंट वर्क दैट वे। यू नीड बोथ। आपको ट्रेलर दिख रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में, अगर आप एक जीवित लाइव एग्जांपल से नहीं समझ सकते देन मैं तो हैरान हूँ। हेलो व्यूवर्स, दर्शना शो में आज हमारे साथ हैं वेटरन डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर, जिन्होंने देश के लिए कई युद्ध लड़े और जीते भी। कमीशन होने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग हुई और वो सीधे पहुंच गए युद्ध के मैदान में। हमारे साथ हैं मेजर जनरल जीटी बख्शी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग थैंक यू अस टाइम। फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सर, आज हम जब ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज का दिन 26 जून। कल इमरजेंसी पे राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो, तो आज सुबह इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि देश में राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दी है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसी को लेकर मीडिया पर क्या इम्पैक्ट हुआ, बहुत बात हुई। आम लोगों पर क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, नेताओं पर। लेकिन उस समय आप आर्मी में थे, एक यंग ऑफिसर थे जो कुछ ही साल पहले कमीशन हुआ था, लेकिन आप एक युद्ध देख चुके थे। ये बताइए कि क्या आर्मी पे इसका कुछ असर हुआ? कुछ बातें होती थी, कुछ इम्पैक्ट, कुछ चीज़ें थी, कुछ याद है आपको ऐसा? देखिए, तब मैं कैप्टन था आर्मी के अंदर और हम पे वैसे डायरेक्टली तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन उस वक्त मीडिया में अटकलें थी कि मैडम ने आर्मी चीफ को बुलाया था, रायना, जनरल रायना को, उनसे कहा था कि वो कुछ करें टेक ओवर करने में वगैरह, तो उन्होंने बड़ी पोलाइटली मना कर दिया था। ये हमको सुनने में आया है। इमरजेंसी में बड़ा जोर दिया गया, डिसिप्लिन, ये वो, ट्रेनें टाइम पे चल रही हैं, एवरीथिंग ऑन टाइम, और बिल्कुल ही एक डर का माहौल पैदा किया गया था। आई स्टिल रिमेंबर, मीडिया गैग कर दिया गया था। वो
न्यूज़पेपर्स प्रिंट होने से उन्होंने वहाँ पे रोक दिए थे, और बड़ा ही पैनी नज़र, हॉक आई ऑन द मीडिया। उस वक़्त संजय गांधी होते थे मैडम गांधी के बेटे, और ही हैड बिकम सम काइंड ऑफ अ कल्ट फिगर, एंड एरोगेंस की हद हो गई थी उस वक़्त। लेकिन एक लेसन जो लर्न था कि भारतवर्ष की जो जनता है, अगर वो एक चीज़ नहीं पसंद करती वो है एरोगेंस। बड़े चुपचाप रहे लोग, और 77 में जहाँ इलेक्शन हुई उन्होंने काया पलट कर दी। एंड आफ्टर, डिस्पाइट दैट ड्रैकोनियन एमरजेंसी, दिस दैट वगैरह, मैडम गांधी वॉज आउट ऑफ पावर। एंड सबसे बुरा इन्फ्लुएंस मेरे ख्याल उस वक़्त उनका बेटा था। ही वॉज रनिंग बरसर्क, very little educational background, very little this. And then when you start imagining that you are God Almighty, God's gift to mankind, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती। And he created the problems for his mother. Unfortunately, he died in that air crash. And next election, she came back. So that is the dance of democracy. Indian democracy has taken, I won't say has taken strong roots. It always had strong roots in India, because India from the time of the Indus Valley civilization has had democratic dispensations. In the Vedic period, we had the Sabha, Samiti, which were elected representatives, and even when there was a king, they guided the king. In the times of the Buddha, there were republican clans, republican states, Vaishali, etc. So many of them were republics. So democracy is in the genes of these people. We don't have to learn democracy from London or New York or Washington. We can teach them how to run a perfect democracy. And that's the good point. आज की डेमोक्रेसी में क्या, जैसे कहा जाता है कि अघोषित आपातकाल है, क्या ऐसा कुछ आपको लगता है कि ये सिर्फ कहने के लिए सिर्फ पॉलिटिशियंस की बातें हैं और कुछ नहीं है? देखिए, वेरी फ्रैंकली, आई हैव वेरी लिटिल टाइम फॉर पॉलिटिक्स। आई एम अ मिलिट्री प्रोफेशनल, और रिटायरमेंट के बाद भी मैंने केवल 2 चीज़ों पे ध्यान दिया है। एक कि देश के अंदर, देश के युवाओं में देशभक्ति की भावना, नेशनलिज्म, पेट्रियाटिज्म की भावना, वो कूट कूट कर भरी जाए। और इसके तहत मैं पहले विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में डेप्यूटी डायरेक्टर था, डोवल साहब के, जब आप वो उससे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं विवेकानंद जी से? जब वो खड़ी हुई थी तब से मैं उसके साथ जुड़ा, और 3 साल में डेप्यूटी डायरेक्टर रहा था। विवेकानंद साहब, वहाँ डोवल साहब डायरेक्टर थे, जो आजकल तीसरी बार NSA बने हैं। सो उस वक़्त भी उन्होंने मुझे कहा था, मैंने उनसे पूछा कि क्या सेमिनार, क्या बुक्स, क्या पेपर्स, क्या मोनोग्राफ्स, क्या बनवाना चाहेंगे, क्योंकि ये काम होता है एक थिंक टैंक का। तो उन्होंने मेरे से बड़ी एक चीज़ कही, पते की। उन्होंने कहा कि भैया जनरल साहब, पहले आप और मैं, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, हम लोग पूरे देश भर में जाएंगे, स्कूल और कॉलेज के बच्चों से नेशनलिज्म, पेट्रियाटिज्म, मिलिट्री ईथॉस, मिलिट्री वैल्यूज़, इनकी बात करते हुए, ड्यूटी, ऑनर कंट्री। और हमने 3 साल में अरुणाचल, कभी गुजरात, कभी दक्षिण भारत, कभी कश्मीर, कभी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, MP, सारे भारत का हमने चक्कर लगाए, क्रिस क्रॉस करते रहते थे हर दिन, और ताकि देशभक्ति की भावना जगाई जाए, एक नैरेटिव चेंज किया जाए, जो बहुत ज़रूरी है। जो बहुत ज़रूरी है। और मुझे बड़ी खुशी है कि काफ़ी हद तक हम वो कर रहे हैं। सर, आप युवाओं की बात कर रहे हैं। आज बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं कंफ्यूज रहते हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? किस तरह से वो अगर जाना चाहते हैं तो उनके लिए कोई रास्ता हो सकता है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, आप क्या उनको बता सकते हैं अपने अनुभव से? देखिए, जो अगर वो ऑफिसर के तौर पे जाना चाहते हैं, आई वुड से कि यू शुड एम हाई। यू नो, वी वांट गुड ऑफिसर्स। जैसे कि हरियाणा है, बड़े फिजिकली फिट बच्चे हैं, दे आर आइडियल मटेरियल फॉर द आर्म्ड फोर्सेस।
तो मैं यहाँ स्कूलों कॉलेजों में जाता हूँ कि भाई यू मस्ट एम फॉर द NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। और आजकल तो आप नेट पे जाएं, गूगल सर्च करें और आपको NDA करें तो आपको सारा हाउ टू अप्लाई वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और मेरा परामर्श ये होगा कि आप जो मास्टर गाइड्स होती हैं NDA एग्ज़ाम की, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम की, सॉल्व पेपर पिछले 10 साल के होते हैं उसमें, वो आप ले लें, उनको स्टडी करें एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडीज़ करें। ये नहीं कि मेरे को ज्ञान जोड़ना है इधर उधर, मुझे वो 1-1.5 घंटे में मैं क्या पेपर पे लिख सकता हूँ, उस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर आपको पेपर का पैटर्न समझ आ गया तो आप पैटर्न रिकग्निशन अगर ठीक करें तो आप जो है ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पिछले साल ये आया, उसके साल ये आया, अब तकरीबन ऐसा पेपर आएगा। सो यू कैन मैक्स इट एंड यू कैन डू वेरी वेल। एंड जस्ट कि मैं थ्योरी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जब NDA के लिए एग्ज़ाम दिया था इसी तरह मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करी थी एंड आई वाज सेकंड इन द ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट। सर आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आपके परिवार की एक ट्रेजिक हिस्ट्री है, आपके भाई आर्मी में थे, वो शहीद हुए, वहाँ से फिर आपको किस तरह से परिवार ने अलाउ किया कि आप आर्मी में आए, वो स्टोरी बताइए। अलाउ नहीं किया, मैं तकरीबन लड़ झगड़ 65 में मेरे बड़े भाई साहब कैप्टन सृष्टि रमन बख्शी, SR बख्शी, 11th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल, वो भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हो गए। उनके शरीर के वो माइन फटने से उनकी डेथ हुई थी, उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए थे और बड़ी मुश्किल से पलटन वालों ने इकट्ठा किया, लाश का वहीं पे जला दिया। उन दिनों लाश घर नहीं भेजी जाती थी और इन एनी केस उनकी लाश की तो ऐसी दुर्गति हुई थी कि वो घर भेजने लायक ही नहीं थी। और माँ बाप को तो नहीं पता चला, लेकिन जो लड़का लेके आया था अस्थि कलश पलटन से, उसने मेरे को अलग ले जाके, मैंने कहा क्या हुआ मुझे बताओ, तो उसने बताया साहब बहुत बुरा हुआ उनके साथ और वो ऐसा हो गया, लाश की दुर्गति हुई है। और तो मेरी आंखें डबडबा आई, तो बोला साहब आपको बदला लेना है। सर लेकिन इतना सुनने के बाद आपने हिम्मत कैसे जुटाई कि आप आर्मी में जाएंगे? बहुत बड़ी चीज़ है ये। हिम्मत की मेरे परिवार में जीन्स में कमी नहीं। देखिए ऐसी बात है कि मेरे पिता की तरफ से परशुराम और माता की तरफ से गुरु द्रोणाचार्य, ये जिस गुरुग्राम में आप बैठे हैं ये उनका गांव है। और देखिए पूरे भारतवर्ष घूमने के बाद हम यहीं आके सेटल हुए जहां हमारे पुरखों की सरजमी है ये। तो मैं मोयाल, हमको ब्रह्म क्षात्र बोलते थे, यानी लड़ने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण, ब्रह्म क्षात्र, और लड़ते आए हैं हम लोग वैदिक काल से। तो हमारी तो बिल्कुल खून परंपरा में है। पोरस मेरे परिवार का है, भाई मतीदास मेरे परिवार के हैं, कितने सारे जो सिख गुरुओं के साथ जो जर्नैल बाबा परागा, बंदा बैरागी, वो मेरे कुल के हैं। तो लड़ाई तो हमारी जीन में भरी है। और आज़ादी के बाद भी हमारी जो मोयाल ख़ानदान है, इसमें हमारे कोई 7-8 लेफ्टिनेंट जनरल हुए हैं, कोई 25-30 से ज़्यादा मेजर जनरल हुए हैं, बड़े सैकड़ों ब्रिगेडियर्स, बाकी ऑफिसर्स की तो हम मतलब गिनती भी नहीं करते। बहुत ये लड़ाका कुल है और डर शर की तो कोई सवाल ही नहीं। आई वॉज वेरी क्लियर वॉट आई हैव टू डू, आई वॉज क्रिस्टल क्लियर वॉट आई हैव टू डू। तो मैंने पहले तो बताया नहीं, क्योंकि मेरे फादर काफ़ी झटका लगा था उनको एक पुत्र के जाने से। ही वर वेरी स्टोइक, वो रोए नहीं, दिखाया नहीं, और वो अंदर अंदर उनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई। यू सी व्हेन यू एक्सप्रेस इमोशंस ओपनली देन यू आर बेटर एबल टू डील विद देम। तो वो उनको बेचारों को हार्ट प्रॉब्लम हो गई। बट उनको क्या था कि जो मेरा बड़ा भाई था, ही वॉज अ क्रिकेटर, एक्सट्रोवर्ट, वेरी हैंडसम, you see, and I was just the opposite. No, you're also very handsome, No, sir. no. You know, in the sense that I was interested in book studies. My favorite haunt was the library. मेरे कपड़ों पे स्याही लगी रहती थी और मेरे को कोई खास सुध नहीं थी, ना कोई केयर थी, you see. तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटीज़ थे हम लोग। वो एक्सट्रोवर्ट थे, मैं इंट्रोवर्ट था। बुक्स के सिवा मेरे को और कोई जीवन में अभी तक, ये देखिए मेरा किताब अगर अंदर जाएं तो एक्सप्लोड कर रहा है विद बुक्स। तो सब ने सोचा था कि ये
यू नो एजुकेशनल साइड में जाएगा, आईएएस। मेरे फादर का बड़ा शौक था कि एक बेटा मेरा आईएएस या आईएफएस में जाना चाहिए। तो जब ये झटका हुआ तो मैंने जब धीरे से उनको बोला कि डैड आई वांट टू गो फॉर द एनडीए, तो वहाँ तो आप समझ सकते हैं कि बम फट गया घर में, यू नो। और तो नेचुरली उन्होंने बोला कि हमने, हमारे परिवार ने ठेका ले रखा है बेटे भेजने का। एक तो अभी गया है, अभी तो 1 साल नहीं हुआ, बिल्कुल माँ बाप अभी के तो लिए अर्थी तो ठंडी नहीं हुई है और तुम जाके दूसरी जगह जाना, दूसरा बेटा हम भेज दें और परिवार मर गए हैं क्या, ये वो। मैंने कहा वो और परिवारों की बात नहीं, ये तो मेरा व्यक्तिगत बात है। और तो देखिए साहब कि उन्होंने बोला लेकिन तुम फौज के लिए यू आर नॉट द राइट काइंड फॉर द आर्मी। मैं आर्मी मुझे था, लगा मेरे पढ़ने फादर लिखने ने वाला आर्मी, बच्चा है, पढ़ने लिखने फिजिकली वाले का। हो, इंटेलेक्चुअल साइड में हो, तो यू विल बी अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। ये मेरे फादर के अल्फाज थे कि तुमको तकलीफ होगी फौज में। तो मैंने कहा हो या ना हो, मैंने तो जाना। तो दैट सिंपल। तो घर में डाइनिंग टेबल बड़े, जैसे कि ड्रिल होती है फौज की, हमारे फादर हेड पे बैठते थे, हम सब टेबल पे बैठ के इकट्ठे खाना खाती थी फैमिली। तो बड़ा साइलेंस आ जाता था वहाँ और मेरे को सॉलो करना मुश्किल होता था। आई वॉज वेरी, माई फादर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी, आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। एंड बहुत ही इन्वेस्टेड अ लॉट इन मी, और बड़ी होप्स थी उनको कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरा बेटा करेगा, यू नो, एंड ऑल दैट। बेटा हमारा बड़ा काम करेगा टाइप्स, यू नो। बट फिर अल्टीमेटली बड़ी टेंशन हो गई घर में। मैंने भी चुपचाप से एप्लीकेशन फॉर्म भी डाल दिया भर के। जब साइन कराना था एप्लीकेशन फॉर्म में फादर के भी सिग्नेचर होते हैं, तो उस वक्त फिर मैंने तुम्हें मना किया था। तो मैंने कहा देखिए अब देयर इज नो पॉइंट आर्ग्यूइंग, आई हैव टू गो। तो फिर तो उन्होंने ठंडी सांस ली, फिर उन्होंने बोला कि ये तो बहुत ही डिटर्मिन्ड हो गया। मैंने कहा नहीं बोलोगे तो मैं बगैर जाऊँगा। कहते हैं व्हाट इफ़ आई फॉरबिड यू। मैंने कहा आई विल गो नेवरदलेस। तो तब सन्नाटा पड़ गया टेबल के ऊपर, सब लोग मेरी तरफ देखने लगे, बाकी भाई बहन, मदर। तो अब वो बेचारी बोलती क्या क्या नहीं बोलती। एनीवे ये संघर्ष चला। फिर अल्टीमेटली फादर ने डिसाइड किया कि अच्छा ठीक है तू ऐसा कर, तेरे को बड़ा बी इन द बॉनेट है ना आर्मी 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 जाने की। मेरे हिसाब से तो ये तेरे भाई का रिएक्शन है, थोड़ी देर में उतर जाएगा तेरा जुनून, यू सी, बट तू जा ट्राई कर ले। अव्वल तो आई डोंट थिंक यू आर द आर्मी टाइप, साफ मुंह पे मेरे उन्होंने कह दिया। एंड यू विल नॉट फाइंड इंटेलेक्चुअल्स इन द आर्मी, ये भी बता दिया। तो क्योंकि वो खुद फौज में, ही वाज जेएंड के स्टेट फोर्सेस के चीफ एजुकेशन ऑफिसर रह चुके थे। महाराजा के टाइम हरि सिंह के साथ उन्होंने, उनके दरबारी थे, तो वो फौज को अच्छी तरह जानते थे। बेटा मेरा बड़ा भाई भी, he was unfortunately not that good at studies, but he was a great sportsman. That is what the army needs. तो उन्होंने तेरे को प्रॉब्लम होगी बट तू ट्राई कर ले, इट विल बी गुड प्रिपरेशन फॉर योर आईएएस। अच्छा वो चाहते थे कि हाँ आप वो सिविल बोले कि सर्विसेज में जाएं। तू ये रिटन टेस्ट देगा, इंटरव्यू करेगा, तेरा एक ट्रायल रन हो जाएगा आईएएस का। आई वांट यू टू जॉइन द आईएएस। तो बट तू ट्राई कर ले, डोंट बी टू डिसअपॉइंटेड इफ़ यू आर रिजेक्टेड। मैंने कहा ठीक है। तो मैं बड़ा सिस्टमेटिकली, जब ये तो चैलेंज बन गया, तो मैंने बड़ा सिस्टमेटिकली पुरानी वो जो मैं एडवाइस दे रहा था कि पुरानी मास्टर गाइड ली, 10 साल के पेपर सॉल्व किए, पैटर्न पकड़ा, अपनी तरफ से गेस्ट पेपर बनाया और फिर उसके मुताबिक पढ़ाई करी, यू नो, और ये वो, एंड आई क्लियर द रिटन एग्ज़ाम। फिर आना था मेरा व्हाट इज़ कॉल्ड द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एंड आई वाज कॉल्ड अप इन मैसूर। और उस वक्त मैंने जोश में आके मैंने खूब प्लेन शेन्स उड़ते देखे थे, तो मैंने एयरफोर्स फर्स्ट चॉइस दी थी। सो एनीवे आई वेंट फॉर द सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। वहाँ फॉर्चुनेटली मेरे एक अंकल थे, वो फौज में रह चुके थे वगैरह, उन्होंने भी थोड़ा मेरे को बताया क्या है क्या नहीं। सो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड। यू मस्ट प्रिपेयर थरली फॉर वट एवर एग्जाम दैट यू हैव टू डू, कि क्या what happens, what next. It can't come as a bolt from the blue. So if you prepare thoroughly, etc. I prepared thoroughly. और सरप्राइज ऑफ सरप्राइज, यू सी, मैं मेरे घर के पीछे हिल्स थे कटंगा, और मेरे को शुरू से एकांत की बड़ी आदत थी, तो मैं हर शाम चला जाता था वहाँ बैठ के मेडिटेट करने की कोशिश करता था वगैरह वगैरह। तो और वन ऑफ माई रीजन्स फॉर ज्वाइनिंग द आर्मी was that I wanted to go to the Himalayas.
ओके And ये शायद जितना सबसे अनोखा रीजन है आर्मी ज्वाइन you करने see, it's a very strange reason, but let me tell you a little story. को ये बोलते हैं युद्धस्य से कथा रम्या। जब मेरे फादर, जब ये घर में जिद्दोजहद हो रही थी, जाना नहीं जाना, जाना नहीं जाना, तो एक दिन मेरे फादर परेशान हो गए। उन्होंने मेरे को बोला, देख यहाँ पे एक ज्योतिषी है, उमर लाल वैश्य, वो जैन है, बट वो रामकृष्ण परमहंस के फॉलोअर हैं। और मैं रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद में बहुत आस्था थी, बहुत किताबें पढ़ी थी उनकी मैंने, वगैरह वगैरह। तो कहते हैं तो उनके पास जा, अपनी जन्मपत्री लेके जा, वो तेरे को बताएंगे इज़ इट गुड फॉर यू, नॉट गुड फॉर यू, डेस्टिनी क्या है क्या नहीं है। मैं कहा डैड, मेरे को कोई विश्वास नहीं है ज्योतिषी शोतिषी, बिकॉज व्हेन यू आर यंग हाँ यू डोंट हैव। मैंने कहा मैं अपने हाथ से अपना डेस्टिनी बनाऊंगा ये। कहते हैं नेवर दिलेस, तेरे को अध्यात्म में बड़ा शौक है, तो रामकृष्ण परमहंस का बड़ा भक्त है, जाके मिल ले, वो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत पहुँचे हुई चीज़ है वो। ज्योतिषी तो वो अपने शौक के लिए करता है। तो मैं उसके पास गया, उसने कहा दिखाइए अपनी पत्री। तो मैंने पत्री दिखाई। बोलता है इसमें कोई गलती है तो आपका टाइम गलत है, आई डोंट थिंक दिस इज़ द करेक्ट, तो ये तो हो ही नहीं सकती तुम्हारी पत्री। तो मैंने कहा यूँ कैसे कैसे बोल रहे हैं? कहने कमाल है, इसमें लिखा है कि ये बंदा अध्यात्म में जाएगा, ये और बहुत इंटेलेक्चुअल होगा, फलाना ढिमकाना होगा, और तुम फौज में जाना चाहते हो। तो मैंने कहा इसमें विरोधाभास क्या दिख रहा है आपको? कहते विरोधाभास, आजकल के लड़के या तो एक्टर बनना चाहते हैं या वो आर्मी में जाना चाहते हैं, राजसिक लाइफस्टाइल है, रम पियो, विस्की पियो, पहाड़ों में रहो, मस्ती करो, ये वो, मतलब। मैंने कहा साहब मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं संन्यास लूँ आज तो लोग बोलेंगे कि ये भगोड़ा हो गया, ये कुडंट फेस अप टू लाइफ। लेकिन अगर मैं फ़ौज में जाता हूँ तो मुझे फ़ौज तनख्वाह देगी हिमालय में जाके बैठ। तो वो हैरान रह गए, मेरी तरफ ऐसे ताक के देखने लगे। He says, I never saw a military career in that light. सीरियसली But that is it, seriously. ओके And I have, जितना मैंने साइलेंस एक्सपीरियंस किया है, फौज में दो किस्म की साउंड्स आपको आती हैं। एक तो है युद्ध की, और मैंने पूरा कारगिल में तोपें गड़गड़ाती देखी हैं, मोटर फटते देखे हैं, रॉकेट चल रहे हैं, मशीन गन चल रही, एयर डिफेंस गन, एंटी टैंक गन, बाय गॉड वो, और ऐसा गड़गड़ाहट तोपों की जो होती है, और जो बम फटने की आवाज़, वो शेल की आवाज़ आती है जैसे शड़ाक, जैसे कि कोई कपड़ा फट रहा है, और जो मोटर की बम वो आती है क्रम्प करके, मेरे तो जहन में सपने भी मेरे को कई बार उसके आते हैं। एक तो ये एक्सट्रीम ऑफ साउंड है। दूसरी एक्सट्रीम ऑफ साउंड है, मैं 16,500 फुट पे चोला पास, हाईएस्ट रिज ऑफ द हिमालयाज पे बैठा हूँ, जो वाटरशेड है, और साहब वहाँ मील मील कोई आदमजात नहीं। आदमजात क्या है, जानवर भी नहीं वहाँ तक उस हाइट तक जाते। कभी कभार एक गिद्ध आ जाता है या एक बड़ी चील उड़ते आएगी तो सब उसको देखते हैं कि ये क्या हो गया, यू सी। तो मेरे को वो जगह मिली, आई हैव असीम शांति, एक्सट्रीम ऑफ साउंड, एक्सट्रीम ऑफ साउंड, मतलब जो कि मतलब आपके कान के पर्दे फट जाए, और ऐसी शांति जो कि पिन ड्रॉप साइलेंस से भी ज़्यादा, पिन मतलब ड्रॉप कुछ साइलेंस नहीं। से भी ज़्यादा। और अब आप जब हिमालय में जाते हैं, हाँ, इसी आप किसी घर में जाएं तो आपको लगता है कि ये घर में क्या हो रहा है, आपको दीवालों से फील हो जाता है। हाँ। अगर आप जेल में जाएं जहाँ लोग टॉर्चर हुए हों, आपको दीवालों से वो फील हो आएगी। जाता है। आप किसी देवालय जाएं, किसी मंदिर जाएं, आपको अच्छा लगता है, Vibrations. वाइब्रेशंस आर गुड। हाँ। व्हाट अबाउट रॉक्स जिनको कभी ह्यूमन थॉट नहीं छुआ, उनको ह्यूमन थॉट नहीं छुआ, आवाज नहीं छुई, ऐसी भी चट्टानें वहाँ पे, which seem to have a spirit of their own, you know. And the Himalayas are beautiful, beautiful, incomparable. आप वहाँ बैठे हैं तो वो क्या है कि ब्यूटीफुल के साथ टफ भी है, टफ भी है, वेरी टफ, not only tough, very tough. हाँ, I was one of the first officers on the South Siachen Glacier, 1976. जब कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं आया था, हम एडवांस माउंटेन वॉरफेयर कोर्स कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हम जाके कोई पीक क्लाइम करते थे, माउंटेनियरिंग की प्रैक्टिस करते थे। बोला क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, फौज को माउंटेनियरिंग ने वो तो शौक के लिए करते हैं, आप जाइए ज़रा रेकी करके आइए साउथ ग्लेशियर की इन्फिल्ट्रेशन रूट्स करदू के लिए। अच्छा। तो हमको चढ़ा दिया, बस वो नॉर्मल कोट पारका और बूट क्लाइंबिंग और अपना रुकसैक, एमुनेशन और लाइव लेके हम लोग चढ़ गए साउथ ग्लेशियर पे। तो मैंने ऐसे ऐसे पहाड़ देखे, विच इज़ व्हाट आई वांटेड टू सी। एंड
this was a trigger that, you know, gave me an excuse to go. कि हाँ जी जाना है. जाना है. अगर ये बोलता तो सब कहते शट अप, अपना काम कर, यू नो. तो इससे मेरे को एक किस्म से माई ब्रदर गेव मी द वे टू गो टू द माउंटेन्स, एंड इट हैज़ बीन ब्यूटिफुल, इट्स बीन ग्रैंड. थ्रू आउट माई सर्विस आई हैव बीन फाइटिंग. आई joined when the 71 war, हाँ, as ये you मैं पूछ mentioned. रही थी कि आपका कमीशन हुआ तो 1 महीने पहले हो गया और सीधे आपको वॉर में उतार दिया गया, वो क्या है स्टोरी? देखिए साहब, ऐसा है कि हम अक्टूबर के महीने में अभी IMA होके आया. अपने ग्रैंडसन को मैं IMA दिखाने ले गया था. अच्छा. उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. you You know, want him to join army? I would like him to join the army, but I would like him to do what he wants. He wants. And I can try and create a want in him. ठीक You see? So मतलब अगर आप वो environment set हाँ. करें उसके लिए, तो then maybe but वो थोड़ा artistic type है, so I'm not sure, and it will depend on him and his mom as to where she wants. But the fact of the matter is मैं अभी IMA गया था और हम वो चेटवुड हॉल और उसके सामने ड्रिल स्क्वायर, इट्स ब्यूटीफुल साइट टू सी. अलग अलग एक फीलिंग होती है, एक मतलब अलग एज अ ही हट सिविलियन के अगर है. आप देखें तो हट के गूज़बम्प्स आ है, जाते हाँ, हैं, मतलब वो IMA में गूज़बम्प्स, दैट जाके. इज द वर्ड. तो वहाँ पे अक्टूबर के महीने में हमारी वो पूरे कोर्स को मंको बोलते हैं बॉर्न टू बैटल बैच. बॉर्न टू बैटल, जो लड़ाई में पैदा हुआ, हमारे बैच को बोला जाता अच्छा. है. और आपको हैरानी होगी सुनकर कि मेरे बैच में एक परमवीर चक्र है, पॉस्थुमस, मरणोपरांत, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण Highest क्षेत्रपाल, gallantry award. परमवीर चक्र, हाईएस्ट गैलेंट्री Gallantry अवार्ड, award. जो वॉर टाइम में मिलता है. और एक और हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है अशोक चक्र, कर्नल NJC नायर. अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, मतलब अगर वॉर टाइम में देखें तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, हाईएस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर ये मेरे बैच के. हमारा बहुत हाईली डेकोरेटेड बैच है. और हम लोगों को, मुझे याद है, इकट्ठा किया गया ड्रिल स्क्वायर में, और एडजुटेंट साहब सफ़ेद घोड़े वाइट चार्जर पे आते थे और टक 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 करके कोर्स के सामने आया, बोले बॉयज़ यू हैव डन वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा किया है, हम बहुत खुश हैं आपकी परफॉर्मेंस से, सरकार बहुत खुश है, हम आपको इसके तहत 1 महीना पहले कमीशन दें. तो हम ये पता नहीं था कि उसके पीछे क्यों थे. तो हम लोगों ने बड़ी ताली शाली बजाई साहब, और ये वो बड़े खुश हुए. तो बेचारा एडजुटेंट साहब ने थोड़ा सा मुंह पीछे किया, असिस्टेंट एडजुटेंट खड़ा था दूसरे घोड़े पे, कहता पुअर चैप्स. तो उसने बोला क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे? तो कहता है यार, जब तक ये लोग यहाँ से जाएंगे पलटन जंग के मैदान में चली गई होगी. है इनको 71 ना war, sir? 71 वॉर फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश. इनको ना जवानों के नाम पता होंगे, ना जवानों को इनके नाम पता Seriously? होंगे. और क्या है, क्योंकि यंग ब्लड है, ये दौड़ते आगे जाएंगे, सबसे आगे मैक्सिमम मारे जाएंगे. ये उन्होंने भविष्यवाणी की थी, एंड इट वाज डेड ऑन. हम लोग को 14 दिसंबर 1971 को कमीशन मिलनी थी, हमको 14 नवंबर 1900 वो कमीशन मिल गई. और हम बड़े खुश थे, क्योंकि फौज में 1 दिन की सीनियरिटी से चीफ बनना या ना बनने का फैसला हो जाता. 1 डे सीनियरिटी, तो 1 महीने की सीनियरिटी. वी वर डिलाइटेड. तो हम लोग तो बड़े खुश हुए, गए. 10 दिन छुट्टी मिली माँ बाप को देखने के लिए. और आप मेरे माँ बाप का तो आप हिसाब लगा सकते थे, उनके तो मुंह चेहरे सुन पड़ गए कि एक बेटा ऐसे ही गया था, ये जा रहा है, तो लड़ाई का इतना उससे बड़ा बवाल शुरू हो गया है. तो कुछ बोले नहीं, ना फादर बोले ना मदर, बट उनके टेंशन फेस पे दिख रही थी. तो मैंने भी चेयर अप करने की कोशिश की, नहीं कुछ नहीं होता है वगैरह वगैरह. तो हम लोग जब ट्रेन में बैठे, तो मुझे याद है जबलपुर से ट्रेन पकड़ी और जाके असम मेल ली, इलाहाबाद से. और बड़ी बिग असम मेल होती थी, एक बड़ी असम मेल, एक छोटी असम मेल, जो कि वो छोटी लाइन जिसको बोलते हैं, उसमें चलती थी. हाँ. तो हम लोग जब मैं पहुंचा, तो वो मेरे कोई 30-40 मेरे कोर्समेट सब जा रहे थे बांग्लादेश और पहाड़ों हिमालयस की तरफ लड़ाई के लिए. हम बड़े खुश, गाने आने गाते गए. ये वो लोग बड़े हैरान, ये कौन सा टोली है, कहाँ जा रही है, बड़े मस्त खुश हो गए जा रहे. नेचुरली सारे कोर्समेट, अब पता नहीं था कि फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे. वी हैड नो आइडिया. तो जब हम उतरे सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पे, मुझे याद है हजारों फौज वहाँ भरी हुई थी, स्टील हेलमेट लगी हुई, अपने संगीन चढ़ी हुई राइफलों पे. और विंटर, नवंबर एंड 25 नवंबर की बात है.
माइल्ड सन, विंटर सन में सुबह सुबह कोई 6-7 बजे की बात है जब ट्रेन स्टीम इन हुई, और वहाँ वो बेनेट्स जो थे ना वो लिश्कारे मार रहे थे, आप समझते हैं, यू नो दे वर ग्लिंटिंग इन द सनशाइन। हाँ हजारों, मतलब कहीं टैंक जा रहे हैं, कहीं ये मालगाड़ी पे ट्रक्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तोपे खींचे जा रहे हैं। इट वाज वॉर, वी कुड मेक आउट फ्रॉम सिलीगुड़ी स्टेशन। और हमारे जवान वहाँ आए तो हम लोग एक दूसरे को गले गले मिल रहे थे, ओके बाई कर रहे थे। वो कहे साहब जल्दी करो, पलटन बांग्लादेश में है, बाद में कर लेना। बोले ये ट्रंक शंक कहाँ जाएगा, वो साहब फिक्र ना करो, हम ले जाएंगे रियर में, आप अपना पैक ले लो साहब, वाटर बॉटल ले लो, ये ले लो, और ये अपनी स्टैंड पकड़ो साहब, इस पे बेनेट चला लो साहब, और ये अपना ये ले लो स्टील हेलमेट, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, एयर अटैक फलाना ढिमकाना, ये वॉर इज़ ऑन। उस दौरान कुछ ऐसा देखा जो बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन कुछ ऐसा जो स्पेसिफिक आप बताना चाहें? बहुत ही नहीं, दर्दनाक मैं चीजें आपको हुई वही होंगी, मैं बहुत बता रहा हूँ सारी। कि देखिए क्या हुआ कि हम लोग फिर वहाँ से गए, कई मेरे साथी सीधा फर्स्ट डे ऑफ देयर सर्विस Yes. दे वर इन द बैटलफील्ड एंड दे लॉस्ट देयर लाइव्स। मैं एक का आपको बताना चाहूँगा, महेंद्र पाल सिंह चौधरी, handsomest chap in our this thing, good sportsman, athlete, very well built, tall, strapping lad. वो बेचारा आया, पलटन गया, तो बोले तू क्या था IMA के अंदर, वर यू एन अपॉइंटमेंट और अ डिसअपॉइंटमेंट? बोला सर आई वाज द एकेडमी कैडेट एडजुटेंट। ओह तू एकेडमी कैडेट एडजुटेंट था, अच्छा, लेट्स सी व्हाट यू आर मेड ऑफ। अरे इसको पेट्रोल भेजो आज जा चेक करके आ। तो वो 2 आदमी लेके वो पेट्रोल, वो लुंगी और मुक्ति वाहिनी की लुंगी और कुर्ता डाल के Okay. अपनी स्टेंशन लेके वो पेट्रोल पे चला गया। 29 बलूच पलटन थी, और ये लोग दुश्मन की टो ले रहे थे, तो उतने में ये एम्बुश हो गए और इनको कैदी बना लिया। कैदी बना के साहब ये जो एक अफसर और 2 जवान, इनको इतना टॉर्चर किया, पूरे बदन की सारी हड्डियां तोड़ दी, बट मार मार के, पूरे बदन पे सिगरेट के जलने के निशान थे। इसी वन सिंपलेस्ट टॉर्चर, सिगरेट पियो और उसको यहाँ पे बुझा दो, वहाँ पे बुझा दो, गले में बुझा दो, मुंह पे बुझाओ। फिर उनको जब उससे भी वो बुलवाना चाहते थे, ये लोग नहीं बोले कि तुम्हारी पलटन कौन है, कब हमला होगा, उन्होंने बेचारों ने बोलने से इनकार कर दिया। जितना इनकार किया उतना ज़्यादा टॉर्चर हुआ। फाइनली ये जो MPS चौधरी था, इसकी दोनों आंखें बेनेट से बाहर निकाल दी। एक को तो यहाँ ऐसे लटक रही थी विद द ऑप्टिक नर्व, एक को तो साहब वो बट मार के फोड़ दिया, तो वो पूरा स्क्लॉश, जो आई में लिक्विड होती है, सारी उसके फेस पे थी, और इट वाज टेरेबल, एंड देन दे डाइड। और उतने में क्या हुआ, दैवयोग से टाइम्स मैगजीन अमेरिकन, उसका एक कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ घूम रहा था, तो वो जाके पाकिस्तानी जो कर्नल था बोला, हाँ देखो ये इंडियंस, मुक्ति वाहिनी, कोई मुक्ति वाहिनी नहीं है, इंडियंस आ रहे हैं, ये लो फोटो। तो उन्होंने साहब वो तीनों लाशों की फ़ोटो ली, और वो अपने फ्रंट कवर पे वो छपी थी। और he had lost his father quite early. MPS Chaudhary had no father. Just his mother was teaching and bringing up her son and her daughter. And देहरादून में पढ़ाती थी बेचारी। तो जब पलटन से लाश तो क्या देनी थी, उनका जो ट्रंक शंक सामान था, कपड़े लत्ते थे, वो जाके घर हैंड ओवर करके आए पलटन से एक ग्रुप, वो भी काफ़ी बाद में वगैरह। तो नेचुरली माँ ने पूछा क्या हुआ, कैसे मरा, तो क्या बोलते, नहीं मैडम बहुत बहादुरी से लड़ते हुए गया, कोई तकलीफ नहीं हुई, यही सब बोला जाता है। अब वो क्या बोलेगा जाके माँ को, तो अच्छा उसको लगा कि कुछ छुपा रहे हैं, बट अब क्या बोल सकते हैं, इसी वो चले गए जय हिंद करके अपनी ओर। मैडम उसकी बेचारी मदर जो थी वो गई स्कूल, लाइब्रेरी में, एट द एंट्रेंस लाइब्रेरी में अंदर जाए तो जो मैगजीन का स्टैक होता है, मैगजीन के स्टैक पे इसकी ठीक नज़र गई अपने बेटे की टाइम मैगजीन के ऊपर, और जिस भी हालत में बेटा था माँ ने पहचान लिया, और वो चीख मार के वहीं पे फेंट हो गई। माँ के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है ये देखना। यू सी, उसके बाद शी स्टॉप टीचिंग, शी हैड अ डॉटर टू मैरी, बट वी लुक आफ्टर आवरसेल्व्स,
and one of my course mates, he married his sister. So the the family was looked after. But this is war. सर This ये is war. चीजें आप It लोग is. बहुत देखते हैं It is. और मैंने एक बार नहीं देखी है बेटा, मैंने तो अनेकों बार देखी. मेरा तो कुछ सितारा ही ऐसा रहा कि एक के बाद एक के बाद एक लड़ाई का मैदान मैंने देखा है. एज अ लेफ्टिनेंट आई वॉज इन द बांग्लादेश वॉर. एज अ मेजर, यंग मेजर, I was commanding Punjab counter-terrorist operation, and I was commanding a Sikh company against Khalistani terrorists, against their own people, 1 year after Blue Star. Can you imagine the tension? कई हमारी पलटनों में बगावत हो चुकी थी, सिख पलटनों. वो इतना भावुक हो गए थे, उनको इतना भड़काया गया था कि दे रिवोल्टेड, दे म्यूटनीड. और कुछ उनमें से जो उनको पलटनों को डिसबैंड कर दिया गया, उनके काफ़ी सारे लड़के हमारे पास भेज गए, मेरी कंपनी में थे. और मेरा टास्क था कि उनको अपनों के खिलाफ लड़ाना, जो कि बहक गए. और मैंने पहले तो इतनी टेंशन थी कि मैं अपने, और मैं दूसरी पलटन से आया था. आई हैड कम फ्रॉम 6th बटालियन. दिस वाज द 4th बटालियन, हमारी सबसे पुरानी बटालियन. और तभी शायद हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यू नो. तो लेकिन वो लड़के 6-6 फुट के सारे दाढ़ी का है, और उनकी आंखों में गुस्सा दिखता था. दे वर नॉट हैप्पी. भाई आपके सबसे पवित्र मंदिर पे ऐसा हादसा हो जाए तो यू विल नॉट बी वेरी हैप्पी बहुत अबाउट. मुश्किल होता है क्योंकि वो लोगों को भी हैंडल करना, सिचुएशन भी हैंडल करना. खून का घूंट पीना पड़ जाता है अपना. तो आई कुड मेक आउट दैट दीज बॉयज आर अपसेट, दे आर हर्ट, badly hurt, you know. But first few days I had to sleep with my sten under my pillow, कि पता नहीं शायद मेरे ही लोग आके मुझे ही ना ख़त्म कर दे, यू नो. पर फिर मैंने कहा यार ये तो दिस विल हैव टू बी फेस्ड अप फ्रंट. फेस योर फियर्स. दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड इन द आर्मी, कि भाई जो डर गया सो मर गया, यू नो. फेस योर फियर्स अप फ्रंट. ये जीवन पे भी लागू होता है. ये जीवन के लिए भी लागू है. और फिर मैंने अगले दिन बोला आई वांट कंपनी का सैनिक सम्मेलन, दरबार बोलते हैं उसको. सारे लड़के मैंने इकट्ठे किए अपनी कंपनी के, 100-150 जो थे. और मैंने उनको बोला देखिए साहब, ऐसा है कि कोई घर ऐसा नहीं जिसमें कभी आपस में लड़ाई ना हो. लेकिन जब ग्वांडी आप समझते हैं, नेबर्स, उसमें लड़ाई में कूद पड़े तब आपको लिए प्रॉब्लम. मैंने कहा भाई हमने पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों का एक किस्म से हमने इस्तेमाल किया, बेवकूफ़ बनाया नहीं कहूँगा, इस्तेमाल किया, ठीक है. और हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए. अब वो आपको कर रहे, वो आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं. कौन लोग? पाकिस्तान के जर्नल. ये किसकी औलाद है? ये मुग़लों की औलाद हैं, ये पठानों की और अफ़गानों की औलाद हैं. और सिख धर्म में जब आप पढ़िए, आरे नाल चिराए गए, जो मेरे अपने पुरखे मातीदास सतीदास को बॉयल करके मारा, तीसरे को वो लपेट के मारा, वो क्या कहते हैं वो, ये जैसे रुई में उसको तेल में गीला करके सारे बदन में बना के टॉर्च कर दिया, ताकि चीख मार मार के मरे. और नॉर्मल तौर से ना मरे, आरी से काटा जाए, यू नो. मैंने कहा ये सब किसने किया? ये इनके पुरखों ने किया, जो बॉर्डर के पार तुम्हारे बड़े सक्के बन रहे हैं. अब ये चाहते हैं कि तुम्हारे ही लोग तुमको मारे. मेरा जो कंपनी ऑफिसर था, लेफ्टिनेंट बेचारा, उसी पट्टन का था. उसकी आंखें ऐसे ही खुल गई. उसने किसी अफसर को अपने सिख ट्रूप्स के साथ इस तरह डायरेक्ट बात करते नहीं सुना था. उसका चेहरा फक पड़ गया, पीला पड़ गया. मैं कहा नो, देयर इज नो क्वेश्चन. सच ये है. ऐसा डोंट बी यूज्ड, इस्तेमाल मत हो दूसरों के. अभी भी क्या ऐसा हो रहा है? खालिस्तानियों को पाकिस्तान आईएसआई मदद कर रहा है, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल लगातार. क्यों नहीं कर रही? वो तो वहाँ से ड्रोन्स के साथ ड्रग्स भेज रही है, एमुनेशन भेज रही है, आईडीज भेज रही है, हथियार भेज रही है, क्योंकि फेंस बना दिया है, अब वो आ नहीं सकते. तो या तो टनल से लाते हैं या फिर ड्रोन से भेजते हैं. चाइनीज़ ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है. दोबारा ट्रेलर जो हमने देखा था बड़ा भयावह, और 10 साल में कुचल दिया था वो पूरा टेररिस्ट मूवमेंट भिंडरेवाले का. भिंडरेवाला मारा गया था जैसा आप जानती है. और क्योंकि इन्होंने फिर क्या करना शुरू किया था कि बदसलूकी करनी शुरू की थी लोकल्स के साथ, औरतों के साथ बदतमीजी शुरू की थी. वो पंजाब में कोई नहीं सहता, कोई सरदार नहीं सहता इसको, ठीक है. तो उन्होंने फिर लोगों ने ही इनको ख़त्म करवा दिया.
पुलिस को खबर दी, बाकियों को खबर दी, आर्मी बड़ी लगी थी। पुलिस को तो हम फ्रंट रखते थे, लेकिन वहाँ पे कोई तकरीबन 3-4 लाख से ज़्यादा फौज थी उस फौज वक्त। तैनात थी। वहाँ पंजाब छोटा सा प्रांत है, सुपर सैचुरेट कर दिया आपने और ख़त्म कर दिया। दिस इज वन टेररिस्ट मूवमेंट इन ग्लोबल हिस्ट्री दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। सो आई फॉट देयर, और बड़ा अच्छा लड़कों ने मेरे काम किया। जब से मैंने उनसे स्ट्रेट बात करी, सब एक नया बॉन्ड बन गया, एंड दे बिगैन टू ट्रस्ट मी। और किसी ट्रूप से मुझे इतनी लॉयल्टी नहीं मिली जितनी कि मेरे को मेरे सरदारों से मिली। अमेजिंग, amazing, but something that I feel extremely proud of, that I could win their faith, and when I led, they followed and did much more than anybody else could do. Yeah, amazing troops, amazing troops. Indian troops are amazing. Amazing. बिल्कुल सही बात है सर। And I fought there, Punjab. Straight away मैं लेफ्टिनेंट कर्नल बना। मेरे को अपनी पलटन वापस भेजा गया क्योंकि वो कारगिल जा रही थी। So I went to Kargil. I fought in Kargil. 6 killed, 21. 91? 1991. 1991, इसी right. ये बहुत कम लोग सर जानते एक हैं। सवाल First, मेरा यहाँ पे भी कि पंजाब में हम टेररिज्म को ख़त्म कर पाए, लेकिन कश्मीर में क्यों पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है ये चीज़? कश्मीर में इसलिए नहीं हो पा रहा, नंबर 1 कि पहले तो हम इतना पूरा जोर नहीं लगा रहे थे। जब हमने पूरा जोर लगाया, तकरीबन आप समझिए 2001 से लेके 2005 हमने सुपर सैचुरेट किया कश्मीर को विद ट्रूप्स, और कमर तोड़ दी हमने, बिल्कुल ख़त्म करके आए। मैं रोमियो फोर्स कमांडर था बाद में। रजौरी, पुंछ जो सबसे खराब डिस्ट्रिक्ट माने जाते थे, उसके पहले मेरे को किश्तवाड़ भेजा गया था, जो वहाँ पे सबसे खराब डिस्ट्रिक्ट और सबसे टेररिस्ट इन्फेस्टेड डिस्ट्रिक्ट था। मैं सवा चट करके आया वहाँ पे हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया था, वो मैंने रोका और वो हिंदू वापस लाए। क्योंकि जिस ग्रुप ने मारा था, मैंने कहा मैं बचाव नहीं करूँगा। इतना सारा 7-7,500 किलोमीटर मेरा एरिया है पहाड़ी, ठीक है। मैं हर गांव में भी जाऊं, हर किलोमीटर में एक बंदा रखूं तो मेरे 3,000 लड़के हैं, 4,000 किलोमीटर तो खाली है। मैं यहाँ बचाऊंगा वहाँ मारेगा, वहाँ बचाऊंगा यहाँ मारेगा, यहाँ बचाऊंगा यहाँ। मैंने कहा मैं तुम्हारे पीछे दौड़ूंगा नहीं। आई विल गो फॉर द गाइज। मैं हर गांव को बचाते नहीं फिरूंगा। आई विल नॉट डिफेंड, आई विल अटैक। मैंने कहा किसने ये किया है? मैं जाके गांव जहाँ 13 मारे थे, मैंने उनसे पूछा किसने किया है। तो जब काफ़ी कॉर्डन सर्च हुई, तंग पड़े लोग बेचारे, तो उन्होंने बोला साहब हमने नहीं किया। मैंने कहा वो तो पता है मुझे, तुमने नहीं किया, किसने किया है, नाम? तो बोला साहब हम सब बता रहे हैं आपको, कोई एक नहीं, अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम, अबू उमेर, इन्होंने मारा था और ये 2 गुज्जर गाइड थे। मैंने कहा थैंक यू। अब कल ज़रा सारे अपने जो मर्द हैं 16 से 60 तक मुझे इस स्कूल में चाहिए। तो वो स्कूल में जब आ गए तो मैंने उनको बोला कि साहब देखिए ऐसा है कि कुरान शरीफ में साफ लिखा है कि जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए, राइट। और आपने ये लाशें किन की? कोई 7 साल का बच्चा, 8, 5, 3, 4, एक बुढ़ा और एक बुढ़िया। मैं कहा ये जायज़ है? नहीं साहब, नहीं साहब। तो मैं कहा फिर मेरी तरफ से एक पैगाम है, वो ज़रा अपने दोस्तों को पहुंचा दीजिएगा। मेरा पैगाम सुन लीजिए कान खोलकर। हाँ, अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम, अबू उमेर, तुम जहाँ भी हो, हिंदुस्तान की फ़ौज अब तुम्हारे पीछे है। भाग लो जहाँ भागना, चाहे 1 हफ्ता लगे, चाहे 1 महीना, चाहे 1 साल। तुम्हें जहन्नम के किसी भी कोने से मैं ढूंढ निकालूंगा, और जब मारूंगा जला के कुत्ते की मौत मारूंगा। तुमने अल्लाह ताला की हुक्म अंजुली की है, अब तुम अल्लाह ताला का खौफ देखोगे, और हिंदुस्तान की आर्मी के साथ दुश्मनी का मतलब क्या होता है वो तुम देखोगे। भाड़ में गए बाकी टेररिस्ट, तुमने जहाँ भागना अब तुम भाग लो, फौज तुम्हारे पीछे। इतना कह के मैं आ गया, सब लोग सिरे से हिलाए। 1 हफ्ते बाद मेरे पास जो मेरा टॉप गुज्जर सोर्स था, बहुत अच्छा बेचारे, बहुत उन्होंने देश के लिए किया है जो हम कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो उनको तंग भी बहुत किया, इसलिए वो भी फिर नेचुरली
You misbehave with my sister, my wife, my mother. Quite obviously, I'll not like it, and I'll try and give it back to you. And they used to give it back through the army. उनके पास हथियार नहीं थे, तो वो आया मेरे पास, कहता है 6 फुट 3-4 इंच का था, नो नेम्स, बट वो आया, कहता है कि साहब हाथ में खुजली हो रही है, हम उनको पैसा देते थे फॉर इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा क्या खबर लाया है? तो कहता है कि तूने जो धमकी दी ना, बड़ा अच्छा किया। वो तू करके बोलते हैं, आप शाप कोई उनकी कोई नज़ाकत नहीं है, बड़े सिंपल बेचारे ग्वाले लोग हैं वो। तो तूने जो धमकी दी ना बहुत अच्छा है। मैं कहा क्यों? अपनी छाया से डर रहे, किसी गांव में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रहते, अगर कोई उसकी तरफ देखता है तो उसको मारपीट शुरू कर देते हैं, यू नो, और तू हमारी मुखबरी करेगा, हमारी मुखबरी करेगा। कहता है साहब लोग इतने तंग आ गए, हर गांव से खबर आ रही है। मैंने कहा वो सब ठीक है, कट द कॉमेडी, मुझे बता इस वक्त कहाँ है? कहता है इस वक्त वो टांटा के जंगल के बीच में एक साफ मैदान है, उसके बीच में एक धोक है, वहाँ छुप के बैठे हैं ताकि कोई चुपचाप से उनके नज़दीक ना आ सके। वो डरे हुए हैं बहुत, अपनी जान को डरे। मैंने कहा ले जाएगा? कहता बिल्कुल। मैंने कहा बुर्का पहनाओ। तो हम 6 फुट 4 इंच के बंदे को हमने बुर्का पहना दिया। बुर्का पहनाया, वो यहाँ तक आता था, उसकी बालों वाली टांगें नीचे दिख रही थी, यू नो। तो वो ले गया। तो मैंने, वो कर्नल थे वहाँ पे, अनिल खोसला, बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बना, बड़ी खुशी है मुझे, और उसको सेना मेडल मिला था। तो मैंने कहा अनिल ये टॉप खबर आई है उन तीनों के बारे में, आई वॉन्ट दम, गेट दम, तू खुद जा। तो ये सर मैं आई विल गो माई सेल्फ। वो खुद लेके अपनी, उसने वहाँ घेरा डाल लिया। जब तक वो पहुँचे तब तक शाम हो चुकी थी, और मतलब अंधेरा पड़ रहा था। तो उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। अब वहाँ कोई कवर नहीं था, वहाँ कोई कवर नहीं था, हाँ, ओपन एरिया। तभी वो वहाँ बैठे थे। तो उसके एक लड़के को यहाँ से गोली लगी, यहाँ से निकल गई, एक और को लगी, दोनों फड़फड़ा रहे वहाँ पे। उसकी बड़ी नुकसान हो चुकी थी। और उन दिनों ना अगर एक पलटन में ज़्यादा कैजुअल्टीज़ होती थी तो सीओ को जिम्मेवार ठहराया जाता था, अच्छा, कमांडिंग ऑफिसर को। तो वो बेचारा घबरा गया, कहता है सर ये लड़के मारे गए तो मैं तो मारा जाऊंगा सर, मैं इनको लेके नीचे आ रहा हूँ। तब तक क्या हुआ कि हमको रेडियो इंटरसेप्ट आई, अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम, अबू उमेर फौज के घेरे में है, अरे कुछ करो भाई, फौज उनकी जान के पीछे पड़ी है, फौज बहुत बुरी तरह से मारेगी उनको, कुछ करो, कहीं फायर खोलो ताकि उनका ध्यान बटे, वो कहीं और जाएं, ये वो ये। तो एकदम मैंने सुना तो हमको बिजली की, तो वही है, हाँ, कंफर्म्ड है। तो मैंने कहा अनिल हमको इंटरसेप्ट मिल गया है कि दे आर द सेम पीपल, किसी हालत में तुम अपना घेरा जो लगाया है कॉर्डन, उसको नहीं छोड़ोगे, मैं आगे आके तेरे दोनों जवान ले जाऊंगा। आई नो हेलीकॉप्टर कांट कम नाउ, रात को नहीं फ्लाई करते थे हमारे हेलीकॉप्टर, अब थोड़े बहुत कर लेते हैं, लेकिन तब तो बिल्कुल नहीं करते थे पहाड़ों। तो मैंने कहा कि मैं तेरे बंदे ले जाऊंगा, आई विल सी दैट दे लिव, बट तू ये ऑपरेशन नहीं कॉल ऑफ कर सकता, यू डोंट हैव माई परमिशन, आई एम कमिंग फॉरवर्ड। तो मैं आया, वो 2 लड़कों को हम फट में डॉक्टर को लेके गया, एम्बुलेंस में डाला, कोई 3 घंटे का रन था वहाँ से कमांड हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल उधमपुर, और हमने उनको दौड़ाया, रात को खुले रास्ता था तो वो बहुत तेज़ी पहुँच गए वहाँ पे, पहले से सर्जन अर्जन तैयार थे, और वो दोनों लड़के बच गए, जिसकी गोली यहाँ से जाके यहाँ से आई, बाहर गई हैं। तो कभी लोग कहते हैं ना हम फौजियों का दिमाग नहीं हम लोग तभी लड़ते हैं इतना, तो बच गए दोनों हमारे बॉयज़, अमेजिंग। फिर उन्होंने अटैक शुरू किया, फिर एक लड़के को गोली लगी, फिर वो, मैंने कहा तू हमला क्यों कर रहा है? कह रहा सर बड़ा डिफिकल्ट हो गया, बिकॉज कोई कवर ही नहीं है, किधर से जाएं, कवर नहीं है यहाँ पे। तो मैंने कहा तू हमला शमला छोड़ दे, तेरे पास रॉकेट लॉन्चर है रशियन? कहता हाँ सर, थर्मोबारिक रॉकेट लॉन्चर है। तो मैंने कहा दाग दे, उड़ा दे, जला दे उस झोंपड़ी को सारी, उसके साथ ये भी स्वाहा हो जाएगी, मैं और जवान नहीं खोना चाहता, मेरी भी जिम्मेवारी है। तो कहता कि सर वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन अगर वहाँ पे सिविलियन हुए तो सर, फिर तो मेरे को फांसी पे टांगा जाएगा।
ये सिविलियन मार दिए, मानवाधिकार का हनन किया, ये किया वो किया। यू सी दीज आर द सर डायलेमास। आप लोग इससे भी बड़ा जूझते हैं, मतलब इतने टफ ये जो है ये ज्यादा टफ है दुश्मन से लड़ने के बजाय। मतलब आतंकवादियों के ह्यूमन राइट्स होते हैं, ऐसा लगता है ना सेना का होता है ना हम लोगों, उनकी ह्यूमन राइट्स ना उनके परिवारों का होता ना उनके है। परिवारों का। जब उनको गोली लग जाती है तो कोई ह्यूमन राइट की बात कोई नहीं ह्यूमन करने राइट्स की बात नहीं करने करता। नहीं। सिर्फ टेररिस्ट मर गए हाँ। या सिविलियन को एक चोट लग गई, खरोच आ गई, हाय 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 मार दिया, जलियांवाला बाग कर दिया, ये कर दिया, वो ये सब नाटक किया था। तो मैं समझता था, तो मैंने बोला इसका एक तरीका बड़ा सीधा है, लाउड हेलर ले, लाउड स्पीकर, और अनाउंस कर कि हम ये झोपड़ी को जला रहे हैं, अगर कोई सिविलियन है हम 10 गिनेंगे, हाथ खड़ा करके बाहर आ जाओ। कहता ये सर, उसने कहा बोल दे। जहां उसने बोला, खड़ी पंजाबी, ठेठ पंजाबी में माँ बहन की गालियां। मैंने कहा यार देख, कश्मीरी तो पंजाबी नहीं जानते ना। हाँ। अब तेरे को पता चल गया ना कौन है अंदर। कहता है हाँ सर। तो फिर भी सर, लेकिन सर गन पॉइंट पे रखा हो सिविलियन को, ये वो ये। तो मैंने कहा अच्छा यार, इसका बड़ा सीधा इलाज है। आई कांट अफोर्ड टू लेट देम गो एंड आई कांट अफोर्ड टू लूज मोर बॉयज। सो रिकॉर्ड सिग्नल, रिकॉर्ड स्टेटमेंट फॉर टाइगर, फ्रॉम टाइगर। टाइगर मतलब कमांडर, अच्छा। एट ऑल लेवल टाइगर बोलते हैं उसको। फॉर टाइगर, फ्रॉम टाइगर, यूज फ्लेम थ्रोअर नाउ, कंप्लाई, आउट। रिकॉर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। हाँ। तू रिकॉर्ड पे है कि मैंने आदेश दिए थे दिया है। मारने के, तेरा कोई जिम्मा नहीं, यू आर फॉलोइंग, यू आर ड्यूटी बाउंड टू फॉलो हाँ। ऑर्डर, नाउ लेट गो। यस सर। उनने लिया और वो जब मारा, अरे 400 फुट लपटे गई साहब। वो चीड़ की लॉग्स थी, चीड़ की लॉग में गोंद होती है, पाइन, इट बर्न्स लाइक एनीथिंग है। लाइक एनीथिंग। अरे 300-400 फुट लपटे जले, बड़ी जल्दी जलती है चीड़, और विद इन एन आवर सब सिर्फ राख का ढेर था वहाँ। तो वो जाना भी मुश्किल था, इतना गर्म था। तो जब थोड़ा ठंडा हुआ, मैंने कहा चेक करो यार, ये कहीं निकलते नहीं गए सारी धमा चौकड़ी में। तो वो गए, तो लाश तो क्या मिलती, कोई मीट शीट तो था नहीं साहब, सिर्फ वहाँ जली हुई हड्डियाँ थी। यू नो, ये रीढ़ की हड्डी होती है, दिस इज द बिगेस्ट बोन, दैट इज फीमर, थाई बोन, यू नो, ये सब, ये वहाँ पे लाइन जैसे चौक की लाइन बनी थी। कहते सर चौक के वो चूरे दिख रहे हैं। मैं कहा फोटो खींचो। हथियार किधर है? हथियार कहाँ है? द बिगेस्ट लाइफ सेवर फॉर अस इज द वेपन विच शोज दे वर टेररिस्ट। तो 3 लाशें तो है, 3 हथियार किधर हैं? तो बड़ा उन्होंने खोदा खादा, वो AK-47 थी 3, उनकी लकड़ी जल के राख हो गई थी। और जो बैरल था, मैंने पहली बार जिंदगी में ऐसा यू की शेप में, इट वॉज सो डैम हॉट, इट वॉज सो डैम हॉट कि वो यू की शेप में बैरल बेंड हो गया था, यू नो। तो मैंने कहा फोटो खूब सारी फोटो खींची। मैंने कहा, कहते सर अगला आदेश क्या करें सर? अब मैंने कहा कि सारी फोटो खींच ली, गुड, नीचे आओ। गुलाबगढ़ गांव में जहां 13 मारे थे, एक गांव में 5 मारे थे, एक में 8 मारे थे, एक में 13 मारे थे, और पलायन शुरू हो गया था। मैंने कहा उस गुलाबगढ़ गांव में जाके बोलो कि कमांडर साहब, ब्रिगेडियर साहब आ रहा है, और मुझे सारे मर्द 15 गांव आसपास के वहाँ चाहिए स्कूल में। तो बड़ा साहब वहाँ लगाया गया, पावर पॉइंट प्रोजेक्टर लगाया गया, और वो आया। और तो यू नो, जब लोग आए तो वो सब बड़े हैरान कि क्या हुआ, किस लिए बुलाया गया हमें। तो मैंने कहा देखिए, मैंने आपसे गुजारिश की थी कि जो अल्लाह ताला की हुक्म मंजूरी करता है वो उसके खौफ का हकदार होता है। इन लोगों ने औरतें बच्चे मारे थे। मैंने फिर फोटो दिखाओ फोटो, प्रोजेक्टर में फोटो प्रोजेक्टर में वहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे करके। हाँ, अच्छा, ये सब भी जरूरी होता है सर मैसेजिंग के लिए? दिस वर्कड, आई एम नाउ जस्ट टेलिंग यू। इसका रिजल्ट क्या हुआ, यू सी। वो मैंने लाश की फ़ोटो दिखाई, फिर मैंने उनको वो जली हुई हट की फ़ोटो दिखाई, तो उनको कुछ समझ नहीं आया। मैं नहीं मैं समझाता हूँ। मैंने लेसर पॉइंटर लिया, मैं कहा थोड़ा इलाज करो। उन्होंने इलाज किया। मैं कहा देखा ये टांग की हड्डी, ये देखा ये हड्डी, ये सब जल के मरे हैं, बहुत बुरी मौत मरे हैं, क्योंकि यहाँ पे 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है। कुकिंग 150-200 पे हो जाती है खाना। मैंने कहा ये लोग जल के मरे हैं, एक कयामत के दिन इनकी रूह खड़ी नहीं।
मैंने कहा देखिए मैं फिर हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, आपको लड़ाई का शौक़ फरमाते हैं आप, हमसे लड़िए, हमको तनख्वाह मिलती है लड़ने की। जगह बताओ, टाइम बताओ, मैं पहुँच जाऊँगा और तुमको छठी का दूध पिला देंगे हम उस वक़्त, तुमको लड़ने का शौक़ है तो। लेकिन अगर तुम औरतें बच्चे मारोगे तो मैं ये हाल करूँगा। क्लियर? जी जनाब, जी जनाब, जी जनाब। मैं फ़ोटो शोटो दिखा के आ गया। सितंबर 2001, दैट इज़ द डेट। उससे लेके टिल अबाउट 2 years बैक, नॉट अ स्क्रैच ऑन एनी हिंदू, टू द एक्सटेंट जब ऑपरेशन पराक्रम के दौरान हमारी 1-1.5 पलटन वहाँ से निकाली गई वो रोड को प्रोटेक्ट करने के लिए वगैरह वगैरह, तो ये टेररिस्ट देख रहे थे, तो हम उनकी मॉनिटर करते रहते हैं ट्रांसमिशन। ओए ओए अब्दुल अब्दुल, हाँ बोले ये फौज जा रही है, फौज जा रही है। बोले और कुछ भी करियो भाई, हिंदू मत मारियो, ये तो पागल कुत्ते की तरह वापस आ जाएंगे ये लोग सारे के सारे, तो जाने दो जाने दो। यू सी दैट टेरर का जवाब इज सिलेक्टिव काउंटर टेरर। टेरराइज द टेररिस्ट इन द सेम वे दैट ही इज डूइंग टू योर पीपल। सर, इसमें पॉलिटिकल विल पावर का कितना रोल होता है? क्या आर्मी पर असर पड़ता है, उससे ड्रिवन होती, इम्पैक्ट होता है? और क्या पहले और 2014 के बाद कुछ फर्क है, या आर्मी जैसे काम करती थी वैसे ही करती है? उस वक्त बीजेपी की सरकार थी और अडवाणी साहब होम मिनिस्टर थे, और नेचुरली वो दबाव डाल रहे थे कि क्यों हिंदू मर रहे हैं, क्या कर रही है फौज। हमें यहाँ तक बोला गया था कि यार फौज का काम नहीं है हिंदू को बचाना, तो मैंने कहा फिर हम यहाँ हैं किस लिए, ये तो पुलिस का काम है। तो मैं कहा पुलिस इतनी सक्षम होती तो क्या इतनी सारी लाखों की फौज यहाँ आती? हाँ, तो फिर मतलब जरूरत ही इतने सारे वो कि सेक्युलर नॉन सेक्युलर, व्हाट द हेल? सेक्युलर मीन्स यू कैन किल, दे आर फॉर द किलिंग, किल देम, टॉर्चर देम, डू एनीथिंग, कुछ नहीं है बिकॉज वो हिंदू है। बट इफ आई किल वन ऑफ द रॉन्ग रिलीजियस डिनोमिनेशन, तो सारा मेरे पे बवाल फट जाएगा। बहुत ही हिपोक्रेसी। You can't be hypocritical. A human life is a human life. Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Jain, it is a human life. It's my job to protect human lives. And the only way to protect them from such people is that selective counter-terror. And when I did that, सब शांति पड़ गई उस इलाके में। जो हिंदू भागे थे वो वापस आ गए। अगर ये चीज़ कश्मीर में की गई होती तो आज भी 4-5 लाख कश्मीरी पंडित घर से बेघर नहीं होते, वापस नहीं जा पाते। सर, कहते हैं ना कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। अब हमारा एक पड़ोसी है पाकिस्तान, जिसके पास खुद तो खाने के लिए रोटी नहीं है, आटा नहीं है, परेशान रहता है, लेकिन वो सारा डाइवर्जन इंडिया की तरफ करता है। शायद एक ये टैक्टिस है उनकी, ताकि उनके लोग उनसे सवाल ना पूछें। इस पाकिस्तान का कोई इलाज है या इस तरह का नासूर है कि ये ऐसे ही रहेगा? देखिए, आपने एक ओपनिंग स्टेटमेंट की कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि 1971 में हमने बाउंड्रीज ही बदल दी। सर, क्या बाउंड्रीज बदलेंगी? पीओके आएगा क्या एज अ आर्मी वेटरन? आपको क्या लगता है? क्योंकि पॉलिटिकल चीजें तो हम इफ वी आर अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग पीपल, इट शुड कम बैक, एंड द फास्टर द बेटर, एंड द फास्टर द बेटर। इट कुड बी हैपन। इज इट पॉसिबल? व्हाई नॉट? इफ बांग्लादेश कुड हैपन, व्हाई कांट दिस हैपन? Bangladesh is about 10 times as big as POK. Except POK is very mountainous terrain, so the fighting is a bit more difficult there, but we can do it. We can do it. Like you said, political will, and the political class has said, yes, do it. So let them, they just have to give the orders. They just have to give the orders. You see, पड़ोसी नहीं बदल सकते, but हमने बाउंड्री बदल दी। ईस्ट पाकिस्तान नहीं रहा, वो बांग्लादेश है, वहाँ हसीना वाजिद राज करती है, पाकिस्तान की फौज नहीं राज करती। टिक्का खान नहीं है वहाँ पे, ना वहाँ पे नियाजी है, अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, हिलाल जुर्रत सितारा पाकिस्तान, हमने बच्चे जैसे फपक के रोते देखा। और उसके 93,000 कैदी हमने माल गाड़ियों में माल मवेशी की तरह ठोस के बंद करके ताला लगा के 71 हमने भेजे हैं वहाँ से प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप्स में। उनकी औरतें चूड़ियाँ ले लेके रो रही थी भुट्टो के पास। क्या था नियाजी वाला पूरा वो वाकया, क्या था वो सीन, क्या था वो? नियाजी बहुत एम्बिशियस आदमी था। इससे 2 सीनियर थे, बट सब जानते थे कि यार
बांग्लादेश में आवाम को इतना इल ट्रीट किया है कि वहाँ तो बगावत हो गई है, वहाँ तो बच्चा बच्चा इनसे लड़ना चाहता है। और वहाँ इन्होंने भेजा था वो बुचर टिक्का खान ने अपने जवानों को छोड़ दिया, जो करना है करो। So, I mean, thousands were killed, slaughtered like cattle, you know, and the women were raped. जो हाल वहाँ पे किया, 3 million Bangladeshis were killed, 1 million women were raped. I mean, these are terrible. 10 million people came out as refugees. So, जो आए थे उनको गुस्सा था, उनके साथ ये सब हुआ था, उनको हमने हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और वापस भेजा. And that is how we had a clear victory, क्योंकि 8 महीने बांग्लादेशियों से लड़ते रहे, मुक्ति बाहिनी से लड़ते रहे, थक गए, स्ट्रेच हो गए पूरी जगह. तब हमने इनको इतना नीडल किया कि इन्होंने तैश तो बड़ा है इनमें. याया खान ने कहा मैं बताऊंगा, मैं काउंटर अटैक करूंगा. उसने एयर स्ट्राइक कर दी 3 दिसंबर को. हमने कहा बेटा पहला वार तुम्हारा, अब देखो. 4 दिसंबर को हमारी फौजें एक तो काउंटर एयर स्ट्राइक्स हुई ऑल ओवर वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान, और फिर हमारी फौजें 3 तरफ से बांग्लादेश पे चढ़ गई. 13 दिन में हमने 550 किलोमीटर किया. अरे रूस की फौज को कोई 200-250 किलोमीटर करने में उनके जीप बाहर आ गई है. 550 किलोमीटर अंदर गए. हम पाकिस्तान की राजधानी, ईस्ट पाकिस्तान की राजधानी ढाका पे हमने तिरंगा फहराया. 3 तरफ से आए और वहाँ पे ये हमारा जो जनरल जेकब था वो हेलीकॉप्टर लेके पहुँच गया. उसको मैनेक्शॉ ने बोला जेक्स गो एंड गेट देम टू ब्लडी सरेंडर. तो उसने सरेंडर की डॉक्यूमेंट ली, सीधा पाकिस्तान की एयर स्पेस में हेलीकॉप्टर लेके ढाका के रेस कोर्स पे उतर गया. और वहाँ जो भौचक्के होके पाकिस्तान के सिपाही देख रहे थे कि ये इंडिया का हेलीकॉप्टर पाकिस्तान गोल्फ कोर्स के जो है वहाँ पे वो वहाँ उतरा. तो उसने देखा इधर, इसको कहते हैं क्या बोलते हैं, पावर ऑफ पर्सनालिटी. जेकब जेक्स बहुत ब्रिलियंट ऑफिसर. आई माई सल्यूट टू जनरल जेकब. ही वॉज द मास्टर माइंड ऑफ दिस विक्ट्री. पूरी प्लानिंग उसकी थी बांग्लादेश की. तो वो वहाँ अपनी केन के साथ पी कैप रेड लगा हुआ, तार स्टार शार लगा के वो वहाँ उतरा. यो कमिया. वो पाकिस्तान के सिपाही ऐसे देख रहे थे, इधर ब्लडी इडियट, तुमको अफसर को नहीं दिखता, सल्यूट क्यों नहीं करता, तुमको सिखाया नहीं है. वहाँ पे उनको डांट लगाई. उन्होंने सल्यूट कर दिया. बोले कहाँ है तुम्हारा नियाजी साहब का हेडक्वार्टर. बोले साहब उस तरफ बता, जीप लाओ. तो वो जीप लाए, उसको बिठाया, उसको उनकी जीप में बैठ के वो पहुंच गया नियाजी के हेडक्वार्टर. वहाँ नियाजी के ऊपर ऐसी बॉम्बिंग पिन पॉइंट हुई थी कि 4-5 दिन से तो वो सोया नहीं था. आंखों के नीचे काले और सुरमा और बुरा हाल. ही वॉज इन अ डेज. तो उसके ऑफिस में घुसा, जनरल नियाजी द गेम इज अप. ठाक इतनी मोटी फाइल फेंकी. दिस इज द सरेंडर डॉक्यूमेंट, रीड इट, साइन इट. आई एम गिविंग यू 30 मिनट्स. मैं बाहर घूम रहा हूँ, सिगार पीऊँगा, हाँ, तू इसको पढ़ और तू साइन करेगा. तो वो जाके निकला बाहर धड़ल्ले से, मोटी सिगार हवा ना लगाई, बड़ा शौक था सिगार पीने का. आज से टहलना शुरू किया बाहर, उसके दफ्तर के बाहर. ईस्टर्न आर्मी कमांडर पाकिस्तान आर्मी दफ्तर के बाहर ऊपर नीचे टहलना शुरू किया. और जब 30 मिनट्स हो गए, ही वॉकड इन. हैव यू साइंड इट. उसकी तरफ भौचक्का, मतलब ना कुछ कह रहा ना कोई, ऐसे देख रहा. कहता आई टेक इट एज साइंड. जनरल नियाजी, आर यू अवेयर ऑफ योर सिचुएशन. तू कल बाल बचा हमारे जहाज़ों ने जो बॉम्बिंग की थी गवर्नर हाउस में, जहाँ तू कॉन्फ्रेंस के लिए गया था. फिर अगले दिन तू बचा बाल जब तू अपने आर्मी हेडक्वार्टर में आया था. हमने अभी एयर अटैक्स रोक दिए. तू जिंदा रहना चाहता है, तेरे को ख़त्म कर देंगे हम. और जो ये तुम्हारे अफसर और जो जवान और ये है ना, ये मुक्ति बाहिनी वाले, वो जो बकरे काटने वाले उनके नाइफ होते हैं ना, ऐसा कर्व, वो लेके घूम रहे हैं, क्योंकि जो तुमने उनकी औरतों से सलूक किया है वो अब तुम्हारे साथ करेंगे. ये तुमको काट के रखेंगे. अगर तेरे को अपना फिक्र नहीं, अपने अफसर्स और उनकी फैमिलीज का सोच. यू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन. डेज में ऑलराइट, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. 1600 आवर्स, 4 बजे आज शाम को रेस कोर्स में यू विल सरेंडर योर स्वॉर्ड टू जनरल अरोड़ा.
बट आई डोंट हैव अ स्वॉर्ड। देन सरेंडर योर पिस्टल। मेरे पास तलवार नहीं है, तो बोला पिस्टल सरेंडर करो। पिस्टल सरेंडर करो। आई डोंट हैव अ पिस्टल। टेक इट फ्रॉम योर एडीसी। डोंट टॉक लाइक अ किड। डांट मारी, बोले कहते नाउ कैन वी हैव सम लंच? हाँ यस सर प्लीज कम। This is called power of personality in war. And Jakes, my salute to that general, master general. उसने ये सरेंडर करवाया। शाम को सरेंडर हुआ, आंखों से आंसू झरझर गिर रहे नियाजी साहब के, और उसने साइन किया वहाँ पे और अपनी पिस्टल हैंड ओवर करी जगजीत सिंह अरोड़ा को। गार्ड ऑफ ऑनर दिया पाकिस्तान की फौज ने। जनरल अरोड़ा जब वो उतरे हेलीकॉप्टर से, इट्स अ क्लासिक। दैट सरेंडर फोटोग्राफ इज इन ऑल आर्मी मैसेज। आप देखेंगे हमारी नेशनल डिफेंस कॉलेज जहाँ मैंने आखिरी पढ़ाया था, वहाँ पे इतनी बड़ी फ़ोटो लगी। जनरल जेकब उसमें, जनरल सगत सिंह, एयर मार्शल दीवान, एडमिरल कुरुविला, वो सब वहाँ खड़े और ये बैठ के साइन कर रहा है सरेंडर का। सर अभी क्या वाकई पाकिस्तान जो है जिस स्थिति में है, क्या इसी तरह से परेशान करता रहेगा? सवाल मैंने भी पहले भी किया था, या कुछ आसान या कुछ हल है उसका? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नवाज शरीफ साहब, एक यहाँ उम्मीद जगी है कि नवाज शरीफ आए हैं, वो शांति चाहते हैं, वो बिजनेस चाहते हैं, वो अपनी इकॉनमी बचाना चाहते हैं, कि लेकिन उनकी सुनता कौन है? वहाँ चलती है पाकिस्तान के आर्मी चीफ की DGISI की, राइट? आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर वहाँ पे इज कॉलिंग द शॉट्स। ये जो कुछ भी कहें, ये शांति की बात करें, ये करें, कह रहे हैं हमको बुलाया नहीं। अच्छा हुआ नहीं बुलाया। ये तो कितनी समझ नहीं आता कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। यहाँ पे ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही है, वहाँ पे 9 मार डाले, 42 घायल किए, और वो 9 भी मैं कहता हूँ ये 52 के 52 मार डालते रियासी अटैक जो हुआ, रियासी अटैक में। और बिल्कुल कोइंसाइड किया उन्होंने, पाकिस्तान की फौज ने, हमारे मोदी 3.0 सरकार की स्वेरिंग इन के साथ। सर क्या ये स्ट्रैटेजिक लगता है? इलेक्शन के टाइम पे नहीं किया, पहले नहीं किया, जिस दिन ओथ सेरेमनी थी उस दिन किया, लगा कि ये गठबंधन की सरकार आ रही है, शायद वीक है तो एक संदेश दे। ऊपर से ये जो अटैक इस बार जम्मू में हुआ, रियासी, कठुआ, डोडा, इसको किस तरह से आप देखिए, मैं बड़े संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि देखिए साहब, एक हमारी फौज में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हायर लीडरशिप में एक गलत फहमी मैं कहूँगा आ गई है कि मैन पावर फालतू है, मैन पावर भत खा रही है, चूना लगा रही है भारत की सरकार को। अरे साहब, वो लड़के आपके लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जान दे रहे हैं। हमारी लड़ाई कहाँ होगी? चीन के साथ पहाड़ों में, पाकिस्तान के खिलाफ पहाड़ों में, एंड माउंटेन्स ईट अप ट्रूप्स। क्या आप जानती हैं कि कोविड काल के दौरान हमारी फौज में 3 साल भर्ती बंद कर दी गई कि भाई बीमारी ना आ जाए, इन्फेक्शन ना आ जाए। 3 साल बंद कर दी। उसका एक और भी था सेकंड रीज़न कि बहुत ज़्यादा फौज है, इसको कम करो ताकि हमारा पे पेंशन का बिल घटे और हम हथियार ज़्यादा खरीदें, रेवेन्यू बजट शिफ्ट होके कैपिटल बजट की तरफ जाए। बड़ा सुंदर ख्याल है, बट इट डजंट वर्क दैट वे ना। नहीं तो अकाउंटेंट एक हमारे आर्मी चीफ बन जाता अगर केवल पैसा बचाने का सवाल था। वो ज़्यादा अच्छे पैसे बचाता, लेकिन वो लड़ाई नहीं लड़ सकता। लड़ाई के लिए यू नीड बोथ मैन पावर एंड टेक्नोलॉजी। ऐसी लड़ाई खासकर जो पहाड़ों में, जंगलों में लड़नी पड़े, यू नीड बोथ। और कोई शक है तो ट्रेलर आपके सामने रशिया यूक्रेन वॉर का है। जब रशिया ने कम फोर्सेस से अटैक किया, उसकी जीभ बाहर आ गई अगस्त तक। जो कि इतना टेक्नोलॉजी में इतना हाई, क्या कोई हथियारों की कमी है रूस के पास? टैंकों की, जेट फाइटर्स की, तोपों की, हम वहां से खरीदते। हाईटेक एमिनेशन आर्म्स, सबसे ज्यादा हाईटेक आर्म्स उसके पास हैं, लेकिन उसको भी मैन पावर की जरूरत पड़ी। तो जब ये ट्रेलर आपके सामने हो गया है, प्रत्यक्ष प्रमाण, तो फिर ये मुझे समझ नहीं आया कि आप किस बिना पे, किस सोच के साथ आप भारत की फौज को काट रहे हैं कि अमेरिका में टेक्नोलॉजी ज़्यादा, बंदे कम। अरे साहब, अमेरिका के बॉर्डर पे कनाडा और मेक्सिको है, आपके बॉर्डर पे चीन और पाकिस्तान है। बिल्कुल सही बात है। चारों तरफ से खतरे हैं आपको। अगर आप मैन पावर, और आपके पास मैन पावर की किल्लत है, अमेरिका के पास है। हाँ। रिक्रूट नहीं होना चाहते लोग फौज में,
सर अग्निवीर पे आप क्या सोचते हैं? मैं जो देखिए अग्निवीर वही लॉन्च मैं किया उसी गया। पे आ रहा था। मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारी आबादी 1.4 अरब है, चीन से भी ज़्यादा। हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज इंडियन एंड द यंगेस्ट। चीन की आबादी बूढ़ी हो रही है, जापान की बूढ़ी हो रही है, रूस की भी बूढ़ी हो रही है, अमेरिका की बूढ़ी मतलब अधेड़ उम्र पे आ गई है, यूरोप की ओल्ड है, यंगेस्ट पॉपुलेशन है। आप चाहे तो दुनिया की सबसे बड़ी फौज खड़ी कर खड़ी कर सकते हैं। सकते हैं। ठीक है, परंपरागत आपकी फौजें हमेशा बड़ी रही हैं। मौर्य काल में 6.5 लाख की फौज थी, अकबर के ज़माने में 25 लाख की फौज थी, वर्ल्ड वॉर 2 में हमारी फौज ऑल वॉलंटियर 25 लाख की थी। ठीक है साहब, अब आप एक फंडा आ गया है कि साहब काटो 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 काट दो। आपको ज़रूरत पड़ेगी। और इस काटने का क्या फ़र्क हो रहा है मैं बताता हूँ। जब मैं रजौरी में था मेरे पास 18 पलटनें थी, कुचल दिया सर सांपों का, कमर तोड़ दी थी, सर्प विनाश हुआ था ऑपरेशन। उसके बाद मैं लड़ा था वहाँ पे, विद इन 2-3 ईयर्स हमने कमर तोड़ के इलाके को शांत कर दिया था। क्वाइट ऑब्वियसली जब इलाका शांत हो गया, टेररिस्ट भाग गए, गोली चलनी बंद हो गई, आईडी फटनी बंद हो गई, किडनैपिंग सब कुछ बंद हो गया, मर्डर शर्डर सब बंद हो गए, शांति पड़ गई। तो वहाँ से फौज घटा दी गई कि और जगह ले जाते हैं, यहाँ करते हैं, वो करते हैं। मुझे बताया जा रहा है कि एक टाइम में, मेरे टाइम में 18 थी, कुछ साल बाद वहाँ पे 7 पलटन रह गई। यूनिफॉर्म फोर्स मेरे पीछे था, रियासी शियासी उधमपुर के इलाके में। उसको जब चीन का पंगा हुआ लद्दाख में, तो उसको वहाँ भेज दिया गया। तो आपने एक गैप क्रिएट किया। अब सब लोग कह रहे हैं कि साहब वैली में तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ साहब, अच्छा इसलिए कि आपने कोई 45,000 तो वहाँ पे फौज के अतिरिक्त सीआरपीएफ सब कुछ डाला हुआ है, सुपर सैचुरेट किया है। अब आप पानी में पत्थर डालो तो क्या होता है, पानी वहाँ से उठ के बाहर आ जाता बाहर आ है। जाता है। वो वादी से हट के सारे टेररिस्ट अब गैप उनको दिखा कहाँ, रजौरी, पुंछ, रियासी, कठुआ में, और वो लोग वहाँ पे आ गए हैं। अब आपको फौज फिर बढ़ानी पड़ेगी, फिर बढ़ानी पड़ेगी। जब हम पहले कश्मीर में लड़ रहे थे उस वक़्त भी फौज काटो का ये भूत चढ़ा हुआ था कई लोगों के सर। तो और फौज काटो का भूत चढ़ा था। और उसके चलते क्या हुआ साहब कि उस वक़्त भी फौज काटनी शुरू की थी। फिर क्या था, जो हमारी पलटनें नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम में लड़ रही थी, तो क्या है कि वो 3 साल लड़ती हैं, 2-3 साल पीस स्टेशन आके अपनी फैमिली देखते हैं, अपने काम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फिर जाते हैं फील्ड में। तो जो पलटनें नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम से दार्जिलिंग आती थी, धर्मशाला आती थी, उन सब को उठा के जम्मू कश्मीर भेज दिया जाता था। नतीजन 6-7 साल हो गए अफसर जैसे जवान को अपनी फैमिली, अपने बच्चे देखे, एक लड़ाई के मैदान से दूसरे लड़ाई के मैदान। तो इसमें होता ऐसा है कि हम लोग ना फौज को थका देते हैं, और जो फौज अच्छी लड़ रही है आप उसको रेस्ट करने का नहीं टाइम दो, तो वो भी क्रैक अप होनी शुरू हो जाती बिल्कुल है सही किसी बात है स्टेज सर। के ऊपर। ये रूस की फौज के साथ हुआ है, इजराइल की फौज के साथ हुआ है। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा कि चाइना के संग भारत इस वक्त जिस तरह से डील कर रहा है, जिस तरह से निपट रहा है, उसमें सरकार की तरफ से कुछ कहा जाता है, विपक्ष कुछ कहता है, लेकिन एज अ आर्मी मैन आपने पूरा वो टेरेन देखा, आप समझते हैं उस चीज़ को। इस वक्त क्या स्थिति है एक्चुअल, और भारत क्या चीन को उसकी भाषा में जवाब दे पा रहा है? ये बिल्कुल, हमने देखिए टिट फॉर टैट किया, जितना तुम करोगे उतना हम करेंगे, और शायद थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, उसने वहाँ पे कोई 30-40 हज़ार फौज ले आया, 50,000 के करीब ले आया बाद में। तो हमने कोई यहाँ 60-70 हज़ार कर दी। टैंक फॉर टैंक, मैन फॉर मैन, गन फॉर गन, फाइटर फॉर फाइटर, हेलीकॉप्टर फॉर हेलीकॉप्टर। हमने बिल्कुल आंखें की कम, नेक्स्ट, आगे चलिए, नेक्स्ट मूव। और जब गलवान में झड़प हुई तो आसमान में तारे दिख गए रात को। ठीक है साहब। बिल्कुल। और उसके पश्चात हमने जो है, ये जो इलाका था हमारा रेजांगला का, वहाँ जाके हमने वो रिज पकड़ ली जो खाली थी, और नीचे रेजिमेंटल हेडक्वार्टर, ठंडे पसीने आ गए। अगर तुम कर सकते हो हम भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू इंट्रूड वी विल काउंटर इंट्रूड। इंट्रूड क्या, हमारा ही इलाका है।
ये तो 62 में आपने ले लिया, वो दूसरी बात है। हमारा इलाका है और 1962 और अब के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लाखों टन पानी ब्रह्मपुत्र में बह चुका है। आप निश्चिंत रहें कि अगर चीन बेवजह की हेकड़ी दिखाएगा, उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। लोगों को क्योंकि चीन को लेके भारत में बहुत लगता है, क्योंकि ऐसा शायद हमारे नहीं, साथ नहीं, एक बार हो चुका है, नहीं, तो वो और लगता लेकिन भी आज का भारत और तब का भारत बहुत अलग है। बहुत अंतर बहुत है, अलग है। बहुत अंतर है। मेरा सिर्फ यही सरकार को एक निवेदन है कि जो आपका नेचुरल एडवांटेज है, मैन पावर, पावर। चीन के ऊपर, डोंट थ्रो इट अवे। जिस डाली पे बैठे हैं उसे मत काटिए, अपनी ही बोट में छेद नहीं करना चाहिए। मैन पावर मत काटिए, आपको पहाड़ों में ज़रूरत पड़ेगी, और जो ज़्यादा मैन पावर होती है वो भावी पड़ जाती है। विद मैन पावर यू नीड टेक्नोलॉजी। इफ़ इट कॉस्ट यू, वेल वॉर इज़ नॉट चीप। है कि वॉर में आप कि हम यही पैसे बचाएंगे, कथक की एकेडमी खोलेंगे, तो आई एम सॉरी, ये हिंदू जाति की प्रॉब्लम रही है कि ये लड़ना, कभी लड़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दी, ना सीखा, ना समझा, ना उसकी टेक्नोलॉजी से केप्ट पेस विद टेक्नोलॉजी। हाथियों से लड़ रहे थे जबकि दूसरे तोपों पे आ गए थे, मस्केट्स पे आ गए थे, फील्ड आर्टिलरी पे आ गए थे, और हाथी कहाँ सहन करता है फील्ड आर्टिलरी। वो खुद उल्टा भागना शुरू, हमारी फौजों को कुचल दिया। इफ़ यू डोंट चेंज, इफ़ यू डोंट लर्न अबाउट वॉर, देन यू विल सफ़र एज वी सफ़र्ड इन द पास्ट। सो मेरा निवेदन है कि बड़ा भारी एडवांटेज है आपके पास। किसी देश दुनिया का आपकी बराबरी नहीं कर सकता इन सॉलिड मोटिवेटेड मैन पावर। हमारे गांव के लड़के, दे मेक द बेस्ट सोल्जर्स, बिलीव यू मी। सर, तभी आर्मी को देख के ना हमारे देश में लोगों के अंदर एक अलग से रिस्पेक्ट होती है, एक अलग प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। उसकी वजह यही है, वो मैन पावर जो है उसकी रिस्पेक्ट होती है, टेक्नोलॉजी की रिस्पेक्ट नहीं होती, और शायद ये समझना होगा। सर, आपसे बात करूंगी नहीं, तो टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, लेट मी गिव दैट कैविएट। यू नीड टेक्नोलॉजी। यू दोनों केवल साथ भाले साथ और में। डंडे से नहीं बिल्कुल। लड़ सकते। टेक्नोलॉजी के साथ मैन पावर भी चाहिए। ये इधर और इक्वेशन बनाना बहुत गलत है कि इधर मैन पावर और टेक्नोलॉजी। आई एम सॉरी, इट डजंट वर्क दैट वे। यू नीड बोथ। आपको ट्रेलर दिख रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में, अगर आप एक जीवित लाइव एग्जांपल से नहीं समझ सकते, देन मैं तो हैरान हूं कि सामने आपके आंखों के ट्रेलर है कि मैन पावर इज एज इंपॉर्टेंट एज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी लेटेस्ट ले आए, चलाने वाला बंदा नहीं है। एक आदमी कितने हथियार चलाएगा साहब? और जो आपका नेचुरल एडवांटेज है, डेमोग्राफी इज योर नेचुरल एडवांटेज, मेक द मोस्ट ऑफ इट, मेक इट काउंट। पहाड़ों की लड़ाई में बहुत ज़रूरी पड़ेगा। एंड दिस अग्निवीर स्कीम नीड्स अ थॉरो रीलुक। एंड मेरे को बताया जा रहा है कि फ़ौज कर रही है, इस पे स्टडी ग्रुप बैठा हुआ है। मुझे पक्का यकीन है कि इसमें बहुत सारी जो खामियां आ गई हैं ये रेक्टिफाई हो जाएंगी। थैंक यू सो मच सर। आपसे बात करूंगी तो मुझे लगता है 2-3 घंटे और बात कर सकती हूँ। कई पॉडकास्ट आपसे के साथ करने पड़ेंगे। आपका इतना एक्सपीरियंस है, इतनी सारी चीज़ें, और लोगों को मोटिवेशन मिलता है जब आप बताते हैं कि आर्मी किस तरह से काम करती है, क्या होता है। आपका एक स्वरूप वो भी है जिसमें आप सनातन पर बात करते हैं, जिसमें आप धर्म पर बात करते हैं। बहुत सारी बातें सर नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।